अपनी पिछली वीडियो में हमने असुर के सीजन 2 के पहले 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में हम आखिरी 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां केसर एक आम आदमी है जिसकी बीवी को कुछ लोगों ने मार डाला था। केसर जिंदगी से हार चुका था और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शुभ उसे बचा लेता है और उसका बदला भी पूरा करता है। बदले में शुभ केसर को अपना ग्रैंड प्लान का हिस्सा बना लेता है। प्रेजेंट टाइम में अब डीजे, नैना, सीबीआई, एटीएफ सब साथ में नुसरत को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग रसूल का ठिकाना खोज लेते हैं जो एक अंडरग्राउंड रूम था। इस रूम में रसूल ने एक सुपर कंप्यूटर सेट कर रखा था जहां से वो शुभ के लिए काम करता था। हमने सीजन 1 में इस रूम को देख रखा है जहां से निखिल को मॉनिटर किया जा रहा था। रूम का लॉक टूटने पर रसूल को अलर्ट जाता है। वो तुरंत सारा डेटा ट्रांसफर करने लगता है ताकि ऑफिसर्स के हाथ कोई सबूत ना लगे, लेकिन शुभ रसूल को फिर से कन्फ्रंट करता है सेइंग कि इस यज्ञ में अब एक महा आहुति की जरूरत है। मीनिंग कि अगर रसूल सीबीआई को नहीं रोक पाया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। रसूल डीजे को फोन करता है और सारे ऑफिसर्स के सामने ये बात रिवील कर देता है कि इस वक्त केसर डीजे और नैना के पास है, और तो और वो ये बात भी रिवील करता है कि नैना का भी स्वाति के मर्डर में हाथ था। निखिल इस बात से शॉक्ड हो जाता है। रसूल कहीं ना कहीं उन सब के बीच वापस से फूट डाल रहा था। आगे डीजे और निखिल रसूल से नुसरत को छोड़ देने कहते हैं, लेकिन बदले में रसूल 2 डिमांड्स रखता है। वो केसर को रिहा कर देने कहता है और नैना से ट्रांसफर वापस शुरू करने को कहता है। डीजे ये नहीं चाहता था बिकॉज पहली बार उनके हाथ शुभ के खिलाफ एविडेंस लगा था। रसूल नुसरत को गन पॉइंट पे ले आता है सेइंग कि अगर डेटा लीक हुआ तो वो उसे मार डालेगा। मजबूरन नैना ट्रांसफर वापस शुरू कर देती है। अब एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि डेटा ट्रांसफर में करीब 8 घंटे लगने वाले हैं। इस दौरान निखिल नुसरत की गाड़ी में मिले मिट्टी का लैब टेस्ट करवाता है और उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहां उसे रखा गया है। दूसरी तरफ पॉल डीजे के साथ केसर को लेकर उसी लोकेशन पे पहुंचता है। नेक्स्ट सीन में हम नुसरत को देखते हैं और नुसरत किडनैपर से खुद को मार देने कहती है, लेकिन किडनैपर बताती है कि आज वो नहीं बल्कि उसके अंदर की अच्छाई मरने वाली है। नुसरत के सामने एक क्रूएल शर्त रखी जाती है। शुभ ने उसके सामने 2 लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर्स पे बांधे रखा था और उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। किडनैपर नुसरत को बताती है कि इनमें से एक लड़की उसकी बहन शमा है जबकि दूसरी एक मामूली लड़की है। किडनैपर रिवील करती है कि उसे मालूम है कि शमा एक अच्छी इंसान है। यहाँ ये रिवील होता है कि नुसरत की बहन ने कुछ साल पहले नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी जिससे कई मासूम की जान गई थी। ये बात नुसरत को पता थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को बचा लिया। प्रेजेंट टाइम में किडनैपर नुसरत को मॉक करती है सेइंग कि नुसरत को जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला। इवन निखिल जिससे वो बहुत प्यार करती थी उसे नहीं बल्कि नैना से प्यार करता है। किडनैपर कहती है कि आज असुर नैना के अंदर की अच्छाई का टेस्ट लेने वाला है क्योंकि रिमोट कंट्रोल के एक बटन से इस अनजान लड़की की जान जाएगी और दूसरे से उसकी अपनी बहन की। इंटरेस्टिंगली ये अनजान लड़की एक अच्छी इंसान है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। बाहर डीजे और पॉल केसर को रसूल की तरफ भेज देते हैं और नुसरत के बारे में पूछते हैं। इधर नुसरत के लिए समय बीत रहा था और उसे 1 मिनट का वक्त दिया जाता है जिसके अंत में अगर उसने कोई बटन नहीं दबाया तो उसकी बहन और ये लड़की दोनों ही मारी जाएंगी। हड़बड़ाहट में नुसरत अपनी बहन को बचा लेती है जबकि उस दूसरी लड़की की जान चली जाती है। अब तक निखिल भी यहाँ पहुंच चुका था और वो नुसरत को बचा लेता है। इस पॉइंट पे निखिल डीजे को इन्फॉर्म करता है कि नुसरत अब सेफ है। ये देख डीजे केसर पे गोली चला देता है और उसे मार डालता है। रसूल समझ गया था कि पासा पलट चुका है और शुभ के प्रति वफादारी निभाने के लिए रसूल खुद को भी गोली मार लेता है। यहीं पे 5वां एपिसोड खत्म। अब 6ठे एपिसोड में हम पहली बार शुभ का असली चेहरा देखते हैं। हमें 7 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब शुभ स्पेल नोशन नाम की एक बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को हाईजैक कर लेता है। कंपनी की ओनर काफी परेशान लग रही थी क्योंकि हैकर के हाथ में करोड़ों लोगों का डेटा था। शुभ ओनर से एक डील करता है जिसमें वो हमेशा के लिए स्पेल नोशन का सर्वर का एक्सेस मांगता है। बदले में वो स्पेल नोशन को एक ऐसा एल्गोरिदम देता है जिससे कि वो लोग अपने यूजर्स को बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं, इवन उनका फ्यूचर एक्शन वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जब रसूल की मौत के बाद पूरे देश में पहले से भी ज्यादा हंगामा हो गया है। सीबीआई के अंदर सभी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक में रसूल की मौत को एक सुसाइड दिखाया जाता है ताकि किसी को शक न हो, लेकिन डीजे, निखिल और पॉल आपस में लड़ रहे थे। इस बीच हम शुभ को देखते हैं जो एक जंगल के पास रह रहा है। शुभ फल इकट्ठा करते हुए एक बच्चे को अभिमन्यु की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर कई कौरवों को मारा था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि असल में ये
ये जीत उसे भेंट की गई थी ताकि अंत में वो चक्रव्यूह में फंस कर मारा जाए। वहीं दिल्ली में नुसरत की किडनैपर कामिनी को पकड़ लिया गया था, मगर कामिनी असुर के प्लान के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब पॉल कामिनी को बताता है कि असल में शुभ ने कामिनी से उसकी बेटी के जिंदा होने की बात छुपाई थी ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। कामिनी को लग रहा था कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में उसकी बेटी जिंदा थी, विच मीन्स कि शुभ अपने लिए काम करने वाले लोगों को भी धोखा में रख रहा था। इधर डीजे को वृंदा से एक नई बात पता चलती है। वृंदा बताती है कि शुभ जिस प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था वो इंडियन नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस में काम करते थे। डीजे यहाँ वृंदा की सेफ्टी को लेकर चिंता जताता है क्योंकि वो अब डीजे की मदद कर रही थी, लेकिन इस पर वृंदा एक अजीब बात कहती है कि उसे शुभ ने खुद डीजे की मदद करने को कहा है। नेक्स्ट सीन में हम डीजे को प्रोफेसर के कॉलेज में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शुभ के साथ रिसर्च में शामिल प्रोफेसर का नाम डॉक्टर राव था। वहाँ काम करने वाले लोगों का कहना था कि डॉक्टर राव एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकेगा, यानी एक इंसान फ्यूचर में क्या डिसीजन लेगा ऐसा एक एल्गोरिदम बता सकेगा। इस सिस्टम को बनाने में राव के साथ उनका एक स्टूडेंट लगा हुआ था जो और कोई नहीं बल्कि शुभ है। लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कई साल पहले डॉक्टर राव ने अपने ही लैब में आग लगा दी और यहाँ से दूर हिमालय के पहाड़ों में चले गए। डीजे डॉक्टर राव के लैब को देखने जाता है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के ऊपर वही सिंबल बना हुआ था जो नैना को डार्क वेब वाली वेबसाइट पर मिला था। इस बॉक्स में डीजे को एक एआई प्रोजेक्ट के डिटेल्स भी मिलते हैं जिसका नाम था अश्वत्थामा प्रोजेक्ट। पता करने पे यह मालूम होता है कि डॉक्टर राव और शुभ मिलकर एक ऐसा एआई मॉडल बना रहे थे जो कि डोमिनो इफेक्ट पर बेस्ड है। अब डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है एक चेन ऑफ इवेंट जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक घटना जो किसी दूसरी घटना के कारण बनती है जो किसी तीसरी घटना का कारण बनेगी एंड मोर ओवर मूव ऑन करेगा ऐसे। तो बेसिकली इसी तरह यह साइकिल चलता जाता है। कहीं ना कहीं ये वही आइडियोलॉजी थी जिस पर शुभ और उसके लोग काम करते थे। बॉक्स के अंत में डीजे को एक पेपर मिलता है जो उसके लिए शुभ ने छोड़ा था। इस पेपर पे लिखा था कि डीजे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसका अंत पहले से तय है। खैर आगे हम डीजे को वापस सीबीआई ऑफिस में देखते हैं, जहां वो ये सारे डिटेल्स टीम के साथ शेयर करता है। हम नुसरत को भी देखते हैं जो इस पिछले दिन की घटना से पूरी तरह टूट चुकी है। निखिल उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और इस सब का जिम्मेदार शुभ है। तब तक शुभ अपना नया टारगेट बना चुका था जिसकी लोकेशंस वो निखिल को भेजता है। इस बार उसने एक जर्नलिस्ट को मारा था जिसका नाम था अकबर मिर्जा। इधर लैब में नैना प्रोफेसर के फिंगरप्रिंट से पता लगाती है कि 5 साल पहले प्रोफेसर राव की लाश हिमालय के जंगलों में मिली थी। निखिल और डीजे डिड्यूस करते हैं कि इस जंगल के आसपास कहीं राव और शुभ अपने एआई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद शुभ ने राव को मौत के घाट उतार दिया जो अपने रास्ते में आए हर एक व्यक्ति के साथ करता आया है। अगर सीबीआई को ये लोकेशन मिल गई तो उन्हें शुभ भी मिल जाएगा, क्योंकि हो ना हो वो यहीं से काम कर रहा है। आगे हम नैना को देखते हैं जो रसूल का लैपटॉप खंगाल रही थी। इस लैपटॉप के अंदर उसे हजारों लोगों का डेटा और एक अजीब पैरामीटर मिलता है जो था थ्रेट प्रोबेबिलिटी। इस डेटाबेस में निखिल, नैना, डीजे की बीबी जैसे कई लोगों पर एक डिटेल स्टडी थी जो उनके फ्यूचर डिसीजंस को प्रेडिक्ट कर रही थी। यहाँ हमें पहली बार शुभ का गेम समझ आता है जब निखिल रियलाइज करता है कि शुभ कई सालों से उन सब को स्टडी कर रहा था और अपने प्रोजेक्ट अश्वत्थामा के एल्गोरिदम में फीड कर रहा था ताकि वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे ये प्रेडिक्ट किया जा सके। इसीलिए उसने निखिल को बंदी बनाया था और इसीलिए उसने रिया और संजना को मारा भी था। इंसान और आम लोग शुभ के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। सीबीआई अपने रिसर्च जारी रखती है और धीरे धीरे कई बातें सामने आती है। इनमें से एक ये थी कि शालिनी विक्रम भल्ला नाम के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बॉट्स बना रही थी। ये बॉट्स एआई के जरिए स्टॉक मार्केट में शेयर्स के दाम उठा रहे थे जिससे कि विक्रम भल्ला को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा था। यहाँ तक कि पेसमेकर वाली कंपनी भी इसी विक्रम भल्ला नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। जब शालिनी के लैपटॉप की जांच की जाती है तब नैना बताती है कि शालिनी को ये बॉट्स भी डार्क वेब के उसी प्लेटफॉर्म से मिले थे जहां शुभ का चैट रूम वगैरह था। बेसिकली देखा जाए तो भल्ला ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था जिसमें उसका साथ शालिनी दे रही थी। पॉल तुरंत भल्ला को अरेस्ट करने की बात करता है, लेकिन इस पॉइंट पर निखिल रियलाइज करता है कि शुभ यही चाहता है। उसने पहले से प्रेडिक्ट कर रखा है कि इस पॉइंट पर सीबीआई भल्ला को अरेस्ट करेगी और तब स्टॉक मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी का बहुत नुकसान होगा और देश में क्योस फैल जाएगा। लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा जिसके बाद लोग मारने काटने पे उतर आएंगे। यही शुभ का अश्विनी नक्षत्र अटैक है। दूसरी तरफ पुलिस को मिर्जा के घर से एक फाइल मिलती है जिसमें भल्ला के फ्रॉड के बारे में सब कुछ लिखा था। सीबीआई को पता चलता है कि ये फाइल अब तक हरिवंश के पास थी जो उसे शुभ ने दिलवाया था। भल्ला ने हरिवंश के बैंक से कोई बड़ा लोन लिया था, लेकिन हरिवंश को पता चल गया था कि वो शेयर मार्केट में फ्रॉड कर रहा है। पता नहीं लगा था, बल्कि हम कह सकते हैं कि शुभ ने इस बात की उसे खबर दी थी। हरिवंश इस बात का इस्तेमाल बैंक को ब्लैकमेल करने के लिए करने लगा ताकि उसे भी फायदा हो सके। इसी बीच शुभ ने हरिवंश को ही टारगेट बना लिया और ये फाइल जर्नलिस्ट अकबर के हाथ लग गई। लेकिन अब भी ये बात क्लियर नहीं थी कि अश्विनी नक्षत्र अटैक से इस बात का क्या ताल्लुक था। तो अब डीजे और बाकी
के ऑफिसर्स रियलाइज करते हैं कि अटैक में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है। डीजे कहता है कि शुभ किसी तरह कलयुग को अपनी चरम सीमा पे लाना चाहता है ताकि कल्कि का जन्म हो सके और वो उसे मार डाले। अब तक अटैक का समय हो चुका था और हम टीवी पर रसूल का एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड था जिसमें रसूल विक्रम भल्ला और हरिवंश द्वारा किए गए फ्रॉड को एक्सपोज कर देता है। वो कहता है कि इस फ्रॉड के बारे में सीबीआई को सब कुछ मालूम था और गवर्नमेंट ने इस बात को दबाने के लिए ही असुर किलिंग्स का सहारा लिया, जिसमें जर्नलिस्ट अकबर मिर्जा जैसे लोगों की जान गई। रसूल अपने वीडियो में कहता है कि सभी कत्ले जनता के साथ हो रहे नाइंसाफी को ढकने के लिए है और अमीरों को बचाने के लिए किया गया है। इसलिए सीबीआई ने रसूल, केसर और अकबर को भी रास्ते से हटा दिया। अपने वीडियो के साथ रसूल कई डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक कर देता है जिसमें फ्रॉड के बारे में सारी जानकारी थी। अब शुभ का जो ये मूव था वो देश के दहलीज को ही हिलाकर रख देता है। मिनिस्ट्री तुरंत रिजाइन कर देती है। वहीं सीबीआई को भल्ला को अरेस्ट करने कहा जाता है। इस अरेस्ट के बाद स्टॉक मार्केट वैसे ही ध्वस्त होता है जैसे शुभ ने अपने प्रोजेक्ट में प्रेडिक्ट किया था। आम आदमी सड़क पे आ जाता है और लोगों में कत्ल, दंगा फसाद, खुद को मार लेना, ऐसे ही मारकाट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन द एंड हम समझ जाते हैं कि जब शुभ ने अभिमन्यु की कहानी सुनाई थी तब उसका मतलब सीबीआई ऑफिसर से ही था। उसने जानबूझकर सारे मर्डर्स प्लान किए। इवन रसूल और केसर की मौत के बारे में भी वो जानता था। वो सीबीआई को एक नकली जीत का एहसास दिलाना चाहता था कि उन्होंने उसके दोनों साथियों को मार गिराया है, जबकि असल में इन दोनों मर्डर से अभिमन्यु की तरह ही सीबीआई खुद चक्रव्यूह में फंस गई है। यहीं पे छठा एपिसोड खत्म। अब सीजन 2 के 7वें यानी पेनल्टीमेट एपिसोड की शुरुआत 7 साल पहले होती है। उत्तराखंड के एक कस्बे में हम प्रोफेसर राव और शुभ को प्रोजेक्ट अश्वत्थामा के फाइनल स्टेजेस में देखते हैं। शुभ बताता है कि उनका सिस्टम इंसान के फैसले को पहले ही बता देगा, जिससे कि हम ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह ट्रैक कर सकते हैं। प्रोफेसर राव इस मशीन को इंसान का जीवन बेहतर बनाने के लिए और आने वाले कल में वॉर्स वगैरह रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसीलिए वो एक फेल सेफ मैकेनिज्म डालने की बात करते हैं ताकि कोई भी इस एल्गोरिदम का गलत फायदा ना उठा सके। लेकिन ऑब्वियसली शुभ इस सब में इंटरेस्टेड नहीं था। अब उन्हें सिर्फ अनलिमिटेड डेटा की जरूरत है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके। प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए प्रोफेसर राव अपने आप को एल्गोरिदम में फीड करवाते हैं और रिजल्ट्स में दिखाई देता है कि शुभ की उन्हें मार डालने की प्रोबेबिलिटी 95% है। डॉक्टर राव को ऐसा लगता है कि मशीन सही से एनालाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनका भ्रम तब टूट जाता है जब शुभ रिवील करता है कि वो मशीन को मोरल वैल्यूज और अच्छाई के लिए यूज नहीं करेगा। इसके बाद शुभ राव को मार डालता है, सेइंग कि ये उनकी गुरु दक्षिणा है। अब प्रेजेंट टाइम में देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई है। सभी ऑफिसर्स परेशान दिख रहे हैं क्योंकि क्राइम बढ़ता जा रहा है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे असुर ने प्रेडिक्ट किया था। ऐसे में शशांक सर सभी को बोलते हैं कि हिम्मत रखो क्योंकि असुर के खिलाफ उनकी जंग अभी भी जारी है। नैना कहती है कि अब तक शुभ उनसे आगे रहा है क्योंकि उसने उन सब के एक्शंस पहले ही प्रेडिक्ट कर रखे हैं। यहाँ निखिल सजेस्ट करता है कि भले ही सीबीआई के पास असुर की तरह डेटा नहीं है, मगर शुभ के एक्शंस हैं। शुभ के एक्शन से यह पता लगता है कि वो सोसाइटी को तोड़ना चाहता है, इंसानों को उनकी बुराई दिखाना चाहता है ताकि अल्टीमेटली एक नया समाज बन सके। इसलिए यहाँ से वो सब शुभ के एक्शन से उसके पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करते हैं जहां निखिल एक्सप्लेन करता है कि शुभ ने 5 स्टेप्स में सिविलाइजेशन को तोड़ने का काम किया है। पहला स्टेज था डिनायल, जहां स्टेट यानी कि देश ने शुभ के थ्रेट को वीक समझा। सभी को लगा कि वो कोई आतंकवादी या फिर कोई सीरियल किलर है, लेकिन शुभ एक्चुअली में डोमिनो इफेक्ट के जरिए एक केओस क्रिएट करना चाहता था। उसने रॉबरी, मर्डर्स के जरिए देश में इतना डाउट फैला दिया कि सोसाइटी का भरोसा सरकार पर से उठने लगा। इसके बाद उसने रिटेलिएशन का सहारा लिया, जहां उसने देश में एक बड़ा अटैक करवाया ताकि होम मिनिस्टर खुद एक एटीएफ टीम को यानी पॉल की टीम को इस सब में शामिल करे। बिकॉज शुभ का मकसद बड़े से बड़े केओस क्रिएट करने से है। साथ ही उसने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को गिरा दिया, जिसके लिए उसने देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विक्रम भल्ला को टारगेट किया। तीसरा स्टेज नेगोशिएशन का था, जब सीबीआई ने उसके साथ केसर के बदले नुसरत को छोड़ने की बात की। लेकिन असल में शुभ पहले से ही रसूल और केसर की मौत प्लान कर चुका था ताकि जनता अपने रूलर्स को ही बुरा समझने लगे। इससे जस्टिस बर्बाद हो गया है और इस वक्त देश में वॉर जैसा माहौल है। शुरू से शुभ इसी वॉर वाली स्थिति को क्रिएट करना चाहता था बिकॉज वो खुद को असुर यानी कली का अवतार समझता है और उसे लगता है कि ऐसा करने से कल की यानी देवता का अवतार सामने आएगा और वो उसे मार डालेगा, जिससे पूरा समाज ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम दिल्ली के एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां कुछ लोग असुर का मास्क पहनकर सभी कस्टमर्स को बंदी बना लेते हैं। इन गुंडों का लीडर पुलिस को फोन करता है और डीजे से बात करने की मांग करता है। इधर लैब में कामिनी फाइनली अपना बयान देती है जहां वो एक आईडी के बारे में बताती है जिसके जरिए उसे शुभ काम देता था। जब नैना की टीम इस आईडी को सर्च करती है तब उन्हें स्पेल नोशन के बारे में पता चलता है। ये वही सोशल मीडिया थी जिसके साथ शुभ ने 7 साल पहले डील की थी। नैना रियलाइजेस कि स्पेल नोशन की वेबसाइट पे उनकी पर्सनल वीडियोस मौजूद है जो उन्होंने इल्लीगली हासिल की है और उसका सर्वर किसी तरह शुभ अपने अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सर्वर नोएडा में लोकेटेड
थी और ATF एंड CBI अपनी टीम्स लेकर वहां पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि सर्वर को हैंडल वही बंदा कर रहा था जो कि एपिसोड 1 में पेसमेकर अटैक करवाया था, यानी कि पुष्कर। टीम के अंदर पहुंचने से पहले ही पुष्कर खुद को गोली मार लेता है और अपना लैपटॉप वगैरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर डीजे अब तक हॉस्टेजेस की लोकेशन पर पहुंच गया था और वो किडनैपर से डायरेक्टली बात करता है। किडनैपर हॉस्टेजेस को छोड़ने के बदले विक्रम भल्ला को रिलीज करने की डिमांड करता है, लेकिन डीजे रिलीज से पहले एक बार हॉस्टेजेस की सेफ्टी की गारंटी चाहता था। वो कहता है कि उसका एक आदमी रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होगा और चेक करेगा कि सारे विक्टिम्स अभी भी जिंदा हैं या नहीं। इसके बाद ही भल्ला को उनके हवाले किया जाएगा। किडनैपर्स इसके लिए मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम गाड़ी से अनंत को निकलते हुए देखते हैं, जिसे डीजे अपने साथ लाता है। पुलिस और जनता शॉक रह जाती है कि CBI एक 11 साल के बच्चे को किडनैपर्स के पास भेजना चाहती है। डीजे की यह हरकत टीम की समझ से बाहर थी, लेकिन डीजे शशांक को वचन देता है कि असुर के अगेंस्ट ये उसका सबसे कारगर हथियार है। आगे हम अनंत को रेस्टोरेंट के ठीक बाहर देखते हैं जब वो किडनैपर्स के लीडर से बहुत शांति से बात करता है। वो कहता है कि उसके पिता उससे बात करना चाहते हैं। पहले तो किडनैपर उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जब अनंत वही सारी बातें कहता है जो इस किडनैपर के मरे हुए पिता उससे कहते थे, तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। अनंत इस आदमी को बुराई का रास्ता त्याग देने कहता है, जिसके बाद सचमुच ही किडनैपर पीछे हट जाता है। उसके साथ ही अनंत पे अटैक करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर हॉस्टेजेस बिल्डिंग से भाग निकलते हैं और देश भर में एक बार फिर हलचल हो जाती है। सभी अनंत का गुणगान कर रहे थे और क्राइम रेट भी गिरने लगा था। सभी लोग अनंत को लिटरली कल्कि का अवतार समझने लगे थे, जो असुर का अंत करने आया है। किडनैपर्स को अरेस्ट करने के दौरान हम डीजे को उनके साथ देखते हैं। पता चलता है कि ये किडनैपर्स असल में डीजे के आदमी थे और ये सब कुछ प्री प्लान था। जी हाँ, डीजे टीम को बताता है कि जब वो अनंत से मिला था तब वो समझ गया था कि शुभ को बस वही हरा सकता है, इसलिए उसने अनंत को एज ए मिरेकल बॉय फेमस करवाया। एंड देन वो लैंडस्लाइड जो हुआ था, किडनैपिंग वगैरह प्लान किया गया ताकि शुभ को लगे कि कल्कि सचमुच धरती पे आ गया है और उसका अंत निश्चित है। लेकिन निखिल को डीजे का ये स्टेप बिल्कुल सही नहीं लगता। वो कहता है कि इससे अनंत की जान मुश्किल में आ सकती है। डीजे निखिल से वादा करता है कि उसके जीते जी अनंत को कुछ नहीं होगा। तो अगले सीन में हम नुसरत को देखते हैं, जिसे पिछली घटना के कारण काम करने से रोक दिया गया है। वो निखिल से इस बारे में बात करती है, लेकिन निखिल भी उसकी मदद नहीं कर पाता, जबकि वो खुद उसी की तरह इस तरह के सिचुएशन से गुजर चुका है। नुसरत निखिल से बहुत डिसअपॉइंट होती है और वहां से चली जाती है। नैना की टीम शुभ के एक्शंस को स्टडी करते हुए उसका एक पैटर्न नोटिस करती है। नैना बताती है कि शुभ लोगों के सीक्रेट्स रिवील करके या उनके नकली वीडियो वगैरह दिखा के भड़काने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक रिटायर्ड मिनिस्टर का वीडियो दिखाती है जिसमें वो आम जनता के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। इस वीडियो से उस एरिया के लोगों में काफी दंगा फसाद हुआ था, जबकि एक्चुअली में ये वीडियो नकली थी जो AI और डीप फेक डेटा से बनाया गया था। निखिल और डीजे कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि पुराने समय में असुरों ने माया के जाल में फंसकर एक दूसरे का संहार किया था। शुभ भी एक माया अस्त्र बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट किया स्पेल नोशन की मदद से और अब उन्हें भड़काकर एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। इससे केओस बढ़ रहा है ताकि कली का मकसद पूरा हो सके। इधर अनंत और देश में आ रही शांति की खबर शुभ तक पहुंच गई थी। वो डीजे से बात करता है और कहता है कि उसे मालूम है कि अनंत डीजे का बनाया एक जाल है और ये बात वो सभी लोगों के सामने साबित कर देगा। वो अगले दिन अनंत को एक डिबेट के लिए चैलेंज करता है। डीजे और निखिल इसके लिए राजी नहीं थे, मगर शुभ उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने अनंत को इस डिबेट में शामिल नहीं किया तो वो हजारों लोगों को बेमौत मार डालेगा। यहीं पे 7वां एपिसोड खत्म। नाउ शुरू होता है 8वां एपिसोड और अभी से 5 महीने पहले शुभ अपने दादाजी से मिलने जाता है। शुभ के दादाजी उसे दुत्कारते हैं क्योंकि उसने अपने पिता की बात को सच साबित कर दिया था। वो सचमुच असुर बन गया है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। लेकिन शुभ कहता है कि बुराई इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है, वो सिर्फ एक बराबरी का समाज बनाना चाहता है। शुभ का मानना है कि इतिहास हमें यह सिखाता है कि देवता और असुर दोनों एक बराबर के थे, लेकिन असुरों को देवता ने कष्ट दिया और उनसे उनका हक छीन लिया। अब वो समाज में असुरों को बुराई को एक इक्वल जगह देना चाहता है। इस फिलॉसफी के बाद शुभ अपने दादाजी को भी मार डालता है। इस वक्त एक तरफ देश भर में शुभ और अनंत के बीच होने वाले डिबेट की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ निखिल और नुसरत हिमालय के इलाके में घूम रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन है कि शुभ का बेस यहीं कहीं होगा। निखिल और नुसरत का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। निखिल बताता है कि पौराणिक कथा के अनुसार कल्कि का जन्म हिमालय के सबसे दूर गांव संबल में होगा, अतः शुभ भी हिमालय के किसी दूर के गांव में ही अपना प्रोजेक्ट अश्वत्थामा सेटअप किया होगा, बिकॉज वो खुद को कली मानता है। उनका मिशन था शुभ के बेस को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करने का,
ताकि माया अस्त्र रिलीज ना हो सके। नेक्स्ट सीन में हम न्यूज रूम देखते हैं जहां शुभ और अनंत की चर्चा शुरू होती है। शुभ अनंत से न्याय और नैतिकता पर बहस करता है, जहां एक तरफ अनंत का कहना है कि समाज में अच्छाई बुराई सही और गलत एक बैलेंस बनाकर रहते हैं, जबकि शुभ का कहना है कि नैतिकता और न्याय ढकोसला है और लोग इसका अपना फायदे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। शुभ कहता है कि वो समाज से नैतिकता का चोला उतार देना चाहता है ताकि सभी लोग बराबरी से मुक्त होकर जी पाएं। इस डिबेट की आड़ में असुर अपना अगला पासा खेलता है जब डिबेट के बीच अनंत को एक रिमोट कंट्रोल भेजा जाता है। शुभ अनंत को चैलेंज करता है कि अगर वो सचमुच अवतार है तो आज उसे एक फैसला लेना होगा। इस रिमोट के एक बटन से हजारों अच्छे लोग मारे जाएंगे और दूसरे से हजारों ऐसे लोग मारे जाएंगे जो भगवान और धर्म को नहीं मानते। तय अनंत को करना है कि वो किसे बचाना चाहता है। वो कहता है कि यदि अनंत ने किसी एक को सूर्यास्त होने तक नहीं चुना तो दोनों ही तरफ के लोग मारे जाएंगे। डिबेट यहीं खत्म हो जाता है और डीजे इस रिमोट को तोड़ देता है, सेइंग कि इस बार वो असुर को लोगों की जिंदगियों का सौदा करने नहीं देगा। वहीं हिमालय में निखिल और नुसरत शुभ और प्रोफेसर के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी भी वहां इन दोनों को नहीं देखा था। उन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले प्रोफेसर की जान एक खास तरह के जहर से ली गई थी जो हिमालय पहाड़ों में एक तरह के फूल में पाया जाता है। वो लोग उसी इलाके में जाते हैं और आम लोगों को शुभ की तस्वीर दिखाते हैं ताकि वो उन्हें कुछ बता सके। सीबीआई टीम को पुष्कर के हार्ड ड्राइव से 2 नए कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो उन 2 जगहों के थे जहां आज अटैक होने वाला था। इनमें से एक था मुक्ति घाट वाराणसी जहां कई श्रद्धालु अनंत की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और दूसरा दिल्ली का इंदिरा नगर जहां एक साइंटिस्ट्स का कॉन्फ्रेंस था। टीम समझ जाती है कि शुभ इन्हीं दोनों जगहों पे अटैक करने वाला है। पॉल अपनी टीम को लेकर इंदिरा नगर पहुंचती है जबकि डीजे अनंत के साथ मुक्ति घाट के लिए निकलता है। टीम्स इस जगह को छान मारने लगती है ताकि टाइम रहने से पहले पता चल सके कि अटैक कैसे होने वाला है। वो लोग दोनों जगहों को इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुभ का कहना था कि ऐसा करने पर सभी लोग मारे जाएंगे। अब मुक्ति घाट पे शुभ एक बार और सामने आता है और पब्लिक को भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उन्होंने अनंत पे भरोसा किया था, लेकिन अनंत उन्हें बचाने का फैसला नहीं ले पाया, अतः वो उन लोगों को खुद को बचाने का मौका देता है। वो सभी भक्तों से कहता है कि अगर वो लोग अनंत को मार डालेंगे तो वो इस वक्त दोनों अटैक रोक देगा। इस बात से पब्लिक आवेश में आने लगती है और कई लोग अनंत को मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनंत उन्हें शांत करता है और कहता है कि शुभ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। बड़े से बड़े अंधेरे में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, अतः उन्हें अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा रखना होगा। इस बात से सभी लोग शांत होने लगते हैं। वहीं सर्च जारी रहती है और पॉल और डीजे दोनों को कॉन्फ्रेंस और घाट पर एक ऐसे बॉम्ब्स मिलते हैं जो स्पीकर में फिट किए गए थे। ये सोनिक बॉम्ब थे, यानी ऐसे बॉम्ब जो आवाज के जरिए अटैक करते हैं। डीजे बॉम्ब का वायर कट कर देता है, लेकिन इससे बॉम्ब के टाइमर पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो दुगनी तेजी से चलने लगता है, जिसके अंत में दोनों ही जगहों पर बॉम्ब फट जाएगा। टीम का आखिरी रिजॉर्ट यही था कि निखिल और नुसरत अब बेस ढूंढ ले, क्योंकि अब वहीं से सब कुछ रोका जा सकता था। तो नेक्स्ट सीन में हम हिमालय के एक गांव देखते हैं जहां निखिल और नुसरत अब भी शुभ के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ उन्हें वही लड़का मिलता है जिसे हमने 6ठे एपिसोड में शुभ के साथ देखा था। ये लड़का निखिल और नुसरत को शुभ के घर तक पहुंचा देता है। घर के अंदर निखिल और नुसरत को शुभ का पूरा सेटअप दिखता है जो उसका प्रोजेक्ट अश्वत्थामा था। स्क्रीन पे सिर्फ 10 मिनट बाकी थे जिसके बाद बॉम्ब्स फट जाने वाले थे। यहाँ इन्हें शुभ की आवाज सुनाई देती है जो निखिल को वेलकम करता है। शुभ कहता है कि यहाँ पे निखिल का अंत तय है और अब वो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। फोन पे नैना निखिल से कांटेक्ट करती है और उसे शुभ के कंप्यूटर में एक हार्डवेयर कनेक्ट करने कहती है। इस हार्डवेयर से नैना शुभ के सिस्टम में घुस जाती है और उसका एल्गोरिदम क्रैक करने की कोशिश करती है। शुभ अब कमरे में एक पॉइजनस गैस रिलीज कर देता है जिससे नुसरत और निखिल की हालत खराब होने लगती है। वहीं घाट और कॉन्फ्रेंस में पॉल और डीजे दोनों रियलाइज करते हैं कि बॉम्ब कुछ ही मिनट्स में फट जाएगा और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डीजे लगातार नैना को कोड क्रैक करने कहता है, लेकिन शुभ का सिस्टम बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्टेड था। देखते ही देखते टाइम निकलने लगता है और अब सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बचा था। ऐसे में पॉल डीजे से कहता है कि उसे अनंत को मारना होगा। ऐसा करने से शुभ बाकी के लोगों को छोड़ देगा। डीजे ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो असमंजस में अनंत की तरफ गन पॉइंट कर देता है। उधर शुभ नुसरत को एक मौका देता है और उसे बाहर निकलने का ऑप्शन देता है। शुभ नुसरत को भड़काता है ऐसे कि उसकी टीम में सभी लोग सेल्फिश हैं, जिन्हें उसकी काबिलियत की कोई कदर नहीं है, इसलिए उसे भी अपनी जान बचाने पे ध्यान देना चाहिए। नुसरत शुभ की बात मान भी लेती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो रुक जाती है और कहती है कि वो शुभ की तरह असुर नहीं है। उसके अंदर प्यार और दया की भावना जिंदा है और इस बार वो उसके बहकावे में नहीं आएगी। ठीक इसी वक्त नैना कोड क्रैक कर लेती है और निखिल के सारे बॉम्ब्स को अबॉर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। निखिल ये बात तुरंत डीजे को बताता है जो अनंत को शूट करने वाला था, लेकिन तभी डीजे कुछ रियलाइज करता है और निखिल से बॉम्ब को स्टार्ट होने देने कहता है। वो निखिल से कहता है कि सोनिक बॉम्ब पहले 10 सेकंड तक किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए उन्हें स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। निखिल और नैना को डीजे की बात अटपटी लगती है, लेकिन डीजे निखिल से कहता है कि अगर उसने कभी भी डीजे पर भरोसा किया है तो आज उसे उसकी बात पर यकीन करना होगा। निखिल डीजे की बात मान लेता है और हम देखते हैं कि बॉम्ब फट जाता है। पूरे एटमॉस्फेयर में सोनिक वेव्स फैलने लगते हैं, जिसके 10 सेकंड बाद निखिल बॉम्ब को अबॉर्ट कर देता है। ऐसा होते ही न सिर्फ शुभ का अटैक रुक
जाता है बल्कि माया अस्त्र भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पॉल और टीम सभी लोगों को रेस्क्यू करती है जबकि डीजे एक ट्रेल को फॉलो करते हुए शुभ के पास पहुंचता है। एज एन ऑडियंस हम पहली बार शुभ असुर को हारा हुआ देखते हैं। शुभ डीजे से कहता है कि उसने डीजे का असली चेहरा आज भी सबके सामने रख दिया है जब मुश्किल पड़ने पर उसने अपने भगवान पे ही गोली तान दी थी, मतलब गन को तान दी थी। वो डीजे को भड़काने की कोशिश करता है सेइंग कि उसे शुभ को मार डालना चाहिए, लेकिन डीजे उसकी बात में नहीं आता और कहता है कि उसे मालूम है कि शुभ के लिए मृत्यु मुक्ति है और वो उसे ये मुक्ति पाने नहीं देगा। एंड सीन में हम निखिल और नैना को डिवोर्स लेते हुए देखते हैं जबकि नुसरत अस्पताल में है और अब तक अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। निखिल जेल में शुभ से मिलने आता है और ये सीन वैसा ही था जैसा तब जब बचपन में निखिल उससे मिलने आया था। शुभ निखिल को एक बार फिर एक कहानी सुनाता है जो कि कली के बारे में थी। शुभ कहता है कि कली को हराने के लिए ब्रह्मदेव ने कपट रचा और उसके दोनों सेनापतियों को अलग कर दिया, लेकिन धर्मराज इंद्र इससे संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने कली के पूरे परिवार की हत्या कर दी ताकि कली वंश ही खत्म हो जाए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कली उस शरीर में था ही नहीं, कली पहले ही किसी अन्य शरीर में जगह ले चुका था और उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा ताकि उसका प्रकोप कभी पूरी तरह समाप्त ना हो। खैर, तो इसके बाद हम डीजे को देखते हैं जो वृंदा से मिलने आया है, लेकिन वृंदा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इंस्टेड उसे उसके कुछ पेंटिंग्स मिलती है जिसमें उसने असुरों की तस्वीर बनाई थी। ये वही तस्वीर थी जो हम इससे पहले शुभ के घर में और रसूल के पास भी देख चुके हैं। निखिल शुभ की कहानी सुनकर कुछ नहीं कहता और बताता है कि वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा रहा है, जाने से पहले एक बार उससे मिलने आया है। ऐसा कहते हुए निखिल शुभ से हाथ मिलाता है, लेकिन हाथ मिलाते ही शुभ की हालत खराब होने लगती है। शुभ तड़पने लगता है और निखिल कहता है कि ऊपर जाकर रिया से माफी मांगना। इसके बाद हम निखिल को अपने हाथ से एक मास्क निकालते हुए देखते हैं, विच मीन्स कि उसने शुभ को जहर देकर मारा था। ये वही जहर था जिसे शुभ ने प्रोफेसर को मारा था। और इसी के साथ असुर का सीजन 2 खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 2 की कहानी। तो चलिए हम थोड़ा सा असुर सीरीज पे ओवरऑल यानी सीजन 1 और 2 पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कहानी को समराइज नहीं करूंगा वरना अगेन 2 सीजन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि शुभ का असली इंटेंशन क्या था। बेसिकली शुभ लोगों को उनका असली रूप दिखाना चाहता था। अगर हम लास्ट एपिसोड पे गौर करें तो शुभ डीजे, नुसरत और निखिल तीनों के अंदर के अंधेरे को बाहर ला दिया था। डीजे पॉल की बात मान अनंत को मारने वाला था जबकि नुसरत भी निखिल को ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी। वहीं निखिल जो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता था उसने धोखे से शुभ को मार डाला। हम नुसरत को भी अस्पताल में देखते हैं जहां उसे शुभ की तरफ से एक फोटो भेजी गई है। इस फोटो में वही लड़की थी जिसने नुसरत के फैसले के कारण अपनी जान गंवाई थी। तो आखिर में शुभ की बात सही निकली। हर इंसान के अंदर बुराई होती है जो अलग अलग सिचुएशन में बाहर आती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपका जो कर्म है वो आप किस चीज के लिए कर रहे हो। अगर किसी अच्छाई के लिए कोई छोटी सी बुराई करी गई है तो हाँ वो जायज होती है, लेकिन शुभ जो कर रहा था वो पूरी तरह से बुरा काम ही कर रहा था। तभी तो वो खुद को कली का अवतार भी बता रहा था। एंड सीन में शुभ निखिल को कली की कहानी सुनाता है जिसमें कली अपना शरीर छोड़ दूसरे शरीर में दाखिल हो गया ताकि उसका प्रकोप कभी समाप्त ना हो। इस कहानी के दौरान डीजे को वृंदा के पास असुर की तस्वीरें मिलती हैं विच पॉइंट्स एट द पॉसिबिलिटी कि वृंदा या तो शुभ का बदला लेगी या फिर वो पहले से ही शुभ के साथ मिली हुई थी, यानी कि अब वो आ जाएगी फोर फ्रंट पे। तो हो सकता है शुभ ने ये सब पहले से प्लान किया हो, मतलब उसके पास तो मशीन भी था ना जिससे लोगों का फ्यूचर देखा जा सकता है, तो उसे पता होगा कि वृंदा आगे चल के क्या बनेगी, या हो सकता है वो वृंदा के साथ मिलके ही काम किया गया हो। जो भी हो इस बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ मेकर्स ने एक ऐसे पॉइंट पे सीरीज को एंड किया है जहां से वो सीजन 3 भी ला सकते हैं। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर सीजन 3 आता है क्योंकि सीजन 2 अमेजिंग था। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप असुर के सीजन 1 सीजन 2 दोनों को जियो सिनेमा पे जाके देखें क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। तो क्योंकि हम लोग सेम टेस्ट रखते हैं, हम जो ऑडियंस है आप लोग भी, तो ऐसे में मेरा मानना है कि आप लोगों को भी काफी अच्छी लगेगी ये सीरीज। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।